क्या हुआ चिंटू, बड़े परेशान लग रहे हो बेटा। भैया मैं तो ये सोच रहा हूँ, अभी मुझसे बोर्ड्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो मेंस और एडवांस के कैसे होंगे। ऐसी बात, चल आजा मैं तेरी हेल्प करता हूँ। वेलकम टू ऋतिक्स विजन गाइस। सो गाइस, जिस तरह से हमारा चिंटू इतना परेशान था कि बोर्ड्स का पेपर कैसे होगा, मेंस कैसे होगा, उसका एडवांस कैसे होगा, उसी तरह आई थिंक इंडिया के बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि उनके पेपर्स कैसे होंगे। ठीक है, तो गाइस मेरा ये छोटा सा इनिशिएटिव है कि मैं पीसीएम को जिस तरह से विजुअलाइज करता हूं आपसे उसको शेयर करूं ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही कॉमन, बहुत ही जनरल लाइफ में इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, तो गाइस सब लोग अपने अपने हेडफोन्स ईयरफोन्स लगा लो, कॉपी पेन ले लो क्योंकि हमें नोट्स बनाने हैं और सॉल्यूशंस में घुस जाओ। जो भी सोच रहे हो सब बंद, क्योंकि अब हम सिर्फ सॉल्यूशंस पढ़ेंगे तो पूरा फोकस किस में होना चाहिए, सॉल्यूशंस में। ठीक, अब मैंने बोला हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चीज प्योर नहीं है। ठीक, सब एक दो या तीन उससे ज्यादा चीजों से मिलके ही बने हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन होता क्या है, यानी किसी भी दो या दो से ज्यादा चीजों का जो मिक्सचर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जैसे कि एयर में आप देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कितनी सारी गैसेस का मिक्सअप है। हमारा ब्लड में कितने सारे कंपोनेंट्स, कितनी सारी चीजें मिली होती हैं। एलॉयज में कितने सारी चीजें मिलके बनता है। तो यानी कहने का सेंस ये सॉल्यूशन कोई भी एक ऐसी चीज है जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिली होती हैं। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशंस की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनियस मिक्सचर? होमोजेनियस कहने का मतलब ये है कि उसकी जो कंपोजिशन होगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो यूनिफॉर्म होगी। कंपोजिशन कहने का सेंस है कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसा नहीं, पूरे में यूनिफॉर्म लगेगा। उसका जो कलर होगा वो पूरे में यूनिफॉर्म लगेगा। ठीक, तो a homogeneous mixture of two or more substances whose composition can be varied with certain limits. So what is this like whose composition can be varied with certain limits? कहने का सेंस ये है कि जो भी दो चीजें मिली होंगी, अब अगर आपने एक के अमाउंट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो फिर वो होमोजेनियस नहीं रह पाएगा। तो अगर आपको कॉम्पोजिशन को वेरी करना है तो वो एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर आपको वेरी करना है। तो ये थी इसकी बेसिक सी डेफिनेशन। ठीक, अब सॉल्यूशंस कितने टाइप के हो सकते हैं, पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। अब देखिए, अब जैसे मैंने बोला उसमें मैंने दो कंपोनेंट डाले तो वो बाइनरी सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन अगर तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है तो टर्नरी, चार से बना है तो क्वार्टरनरी। आपके लिए जो मेन है वो है बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि आप ऐसे सॉल्यूशन से डील करोगे जिसमें कि सिर्फ दो कंपोनेंट्स होंगे। कितने होंगे गाइस? दो। कौन कौन से सर होंगे वो? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब सर जो कम क्वांटिटी में होगा उसको आप सॉल्यूट बोलोगे, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसको आप क्या बोलोगे? सॉल्वेंट। ठीक, यानी कि जो कम क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट एंड जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट। ये सब बहुत बेसिक्स है गाइस, ये सब आप पढ़ चुके हो। ठीक, आई प्रॉमिस इतनी नीचे से स्टार्ट करेंगे और इतनी ऊपर तक जाएंगे, बट आपको सारी चीजों के नोट्स बनाते हुए चलने होंगे ताकि आपको बाद में ये ना लगे यार मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा। सारी चीजें कवर अप होंगी बट धीरे धीरे आपको नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें छोटा सा पॉइंट कि अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट लगभग बराबर है तो सर किसको हम सॉल्वेंट ट्रीट करेंगे? तो बच्चों जिस फॉर्म में हमारा फाइनल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा उसी को हम क्या मानेंगे? सॉल्वेंट। यानी कि जिसमें हमारा जैसे कि मान लीजिए लिक्विड कम क्वांटिटी में है और शुगर वगैरह ज्यादा क्वांटिटी में लिया है, बट आपको पता है कि जो सॉल्यूशन का फेस होगा वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा। सो जो हम सॉल्वेंट मानेंगे वो लिक्विड को ही मानेंगे। इसको नोट डाउन करिए अच्छे से, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जिस तरह से हमने अभी सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, उसी तरह से अब कई टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि गैस को गैस में मिला दो, गैस को लिक्विड में, गैस को सॉलिड में। सिमिलरली सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैस। सिमिलरली लिक्विड गैस लिक्विड 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 सॉलिड। ठीक, यानी 9 तरह के कुल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। ये आपके एनसीईआरटी के पेज में आपको बहुत इजी मिल जाएंगे। बहुत बेसिक से बच्चों, इसीलिए करना भी एक बार जरूरी है। ठीक है, तो अब देखो जब हमारा सॉल्यूशन हमारा गैसेस होगा, यानी कि जो हमारा मेजर अमाउंट पे होगा वो गैसेस होंगी, यानी हम उसको गैसेस सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी जो हमारा सॉल्वेंट होगा, यानी कि जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो होगा गैस। हर केस में क्या होगा? गैस। अब हमने एग्जांपल लिया सर गैस को गैस में मिलाया, सर एग्जांपल क्या होगा? अब बेटा गैस को गैस में आप एयर देख सकते हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिला होता है, यस और नो। हमेशा एक ऐसा कॉमन एग्जांपल याद रखना बच्चों जिससे आपको चीजें याद रहे। कभी भी बोर्ड्स में आ सकता है एग्जांपल्स, तो बेसिक्स को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा पढ़ के चलना चाहिए। ये नहीं कि हम सीधा टॉप लेवल पे पहुंच जाए, पहुंचेंगे धीरे धीरे हौले हौले। ओके, तो अब देखिए बच्चों गैस को जब लिक्विड में मिला दिया, अब सोचा गैस लिक्विड सर गैस गैस मेजर है लिक्विड कम, तो याद करो बच्चों हवाओं में पानी फील होता है, यानी कि वाटर वेपर इन एयर। क्लियर गाइस? अब गैस में सॉलिड, यानी कि हवाओं में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो स्मोक पार्टिकल्स इन एयर। ठीक है बच्चों,
आपके लिए सबसे मेन है लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि जहां पर जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड। तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है पूरा इसी की कहानी है, जहां पर लिक्विड आपका मेन सॉल्यूशन होगा, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा आपका उसमें जो मेन पार्ट होगा यानी कि जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड का होगा। इसी की प्रॉपर्टीज, इसी की पूरी कहानी पढ़नी है बच्चों। सारी चीजें, जितनी चीजें आगे हैं, कंसंट्रेशन से लेके एवरीथिंग, वहां पर आपका जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा, यानी कि हम उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिलहाल सर लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड को गैस के साथ मिला दिया, लिक्विड को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड। अब लिक्विड को गैस, यानी कि जो लिक्विड है वो मेजर अमाउंट में, गैस उसके अंदर है। तो हमको सबको पता है कि पानी में CO2 गैस भी होती है, तो हमने उसका एग्जांपल ले लिया, यानी कि CO2 कम क्वांटिटी में, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में। अब लिक्विड को लिक्विड में तो हमने इथेनॉल को वाटर में मिक्स कर दिया, सिमिलरली लिक्विड को सॉलिड में तो हमने सिंपली क्या किया, सॉल्ट कम क्वांटिटी में, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में, तो सॉलिड प्लस लिक्विड का एग्जांपल इसमें ले लिया। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉलिड सॉल्यूशन। इसको इतना स्टडी नहीं करना, मेन हमारे लिए यही है, बट एग्जांपल सारे पता होने चाहिए। अब अगर नोटिस करो बच्चों तो आपके सामने ये लिखा है सॉलिड गैस, मैंने एग्जांपल में लिखा है हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम। आपने कहा कि सर ये सारे एग्जांपल्स पीछे के हमें सब समझ में आ गए, फिल अप हो गए, बट सर ये हाइड्रोजन और पैलेडियम आपने बोल दिया, हम मान लेंगे, लेकिन कैसे फिल अप करें? पैलेडियम जो होता है ना, पैलेडियम वो आपके लिए सॉलिड है, ठीक। हाइड्रोजन जो है वो गैस है, यानी कि उस सॉलिड में हाइड्रोजन गैस मिली हुई है। अब आपको कि सर कैसे? अब आप क्लास 12th में एक नई चीज पढ़ोगे, अभी तक आपने एब्जॉर्प्शन पढ़ा होगा, लेकिन अब आप पढ़ोगे एडजॉर्प्शन। सो व्हाट इज एडजॉर्प्शन? जैसे बेटा पेन होती है, कभी आप लोग ने स्कूल में जैसे कि पानी के ऊपर हल्की से टिप छुआ दो तो देखो कैसे ब्लू ब्लू पूरा ऊपर चढ़ा आता है, वो अंदर से पूरा नहीं घुला होता, सिर्फ आउटर सरफेस पे होता है। कहां पे होता है? आउटर सरफेस पे। तो जो एडजॉर्प्शन होता है उसका मतलब होता है कि किसी भी चीज में कोई दूसरी चीज सिर्फ उसके सरफेस पे मिली है। कहां पे? सरफेस पे, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। तो पैलेडियम में हाइड्रोजन सिर्फ ऊपर सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो जाता है, नॉट एब्जॉर्ब, ठीक है। तो ये एग्जांपल याद रखिएगा, कभी भी यूज हो सकता है। सिमिलरली सॉलिड का लिक्विड में ये तो क्लियर है कि मरकरी को सोडियम, सोडियम एक सॉलिड, मरकरी एक लिक्विड। सिमिलरली सॉलिड का सॉलिड में ये तो बहुत ही क्लियर है कि कॉपर में, गोल्ड में कॉपर मिला होता है, दोनों ही सॉलिड है, एक दूसरे में मिला हुआ है। ये तो ज्वेलरी शॉप्स में आपको पता ही होगा होता है, ठीक। ये सारी एकदम बेसिक्स थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी क्वेश्चन में बच्चों आपसे बोलेगा कि इट इज एक्वस सॉल्यूशन, आप तुरंत समझ जाना कि जो आपका सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। Solution in which water is solvent is called aqueous solution। आपसे जब भी क्वेश्चन से बोलेगा aqueous solution, आप क्या समझोगे कि जो सॉल्वेंट है, जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो आपका वाटर है, और जो कम क्वांटिटी, अच्छा मान लीजिए अगर आपका aqueous नहीं बोला, नॉन aqueous बोला, तो आप समझ जाना कि जो आपका सॉल्वेंट होगा वो अदर देन वाटर होगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, इथेनॉल वगैरह, एनीथिंग हो सकता है। समझ में आया बच्चों? इसको भी नोट करिए। अब इसके बाद चैप्टर धीरे धीरे क्या करेगा, एक्सेलरेट। ये तो बहुत ही बेसिक्स, नोट इट डाउन। तो बच्चों अभी तक बेसिक्स तो सारा क्लियर अप हो गया, ठीक है। बहुत ही बेसिक्स तक अभी तक आपने सारा क्लियर कर लिया, ठीक। अब धीरे धीरे हमें ऊपर बढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों अब यहां से अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, बहुत सारी चीजों के साथ डील अप करना होगा। तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, हर चैप्टर में जैसे कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी होती है, वैसे इस चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो मेन स्ट्रेटजी है हमारी वो ये है कि आपको दो चीजों पे बहुत ही फोकस करना होगा। क्या सर? फर्स्ट इज फॉर्मूला, सेकंड वन इज वर्ड्स। फॉर्मूला क्यों सर? मुश्किल से 6 फॉर्मूले या 7 फॉर्मूले आएंगे, बाकी सारे पुराने होंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ फैक्टर, बस इतने ही कुछ फॉर्मुलेज होंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें फॉर्मुलेज नहीं याद होंगे तो आप क्वेश्चन की तरफ अटेम्प्ट ही नहीं बना पाओगे, ठीक। दूसरी चीज होगी आपकी वर्ड्स, वर्ड्स के साथ कैसे डील अप करना है। जिस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं कोई भी रिएक्शंस नहीं रटाता, आप सबको पता है, उसी तरह से इस चैप्टर में अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे बच्चों। किसी भी चीज को क्रैक आउट करने के लिए उसकी स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो आते हैं बच्चों वापस, ठीक। तो अब आते हैं चीजों में, अब हम धीरे धीरे चैप्टर को एक्सेलरेट करेंगे। आपके सामने लिखा है कंसंट्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन? सब जानते हैं सर, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस, उसमें भी हम पढ़ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन, और उसमें भी जो हमारा मेजर कंपोनेंट होगा वो होगा लिक्विड, यानी कि जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड, ठीक। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या है सर? अब जैसे मैंने बोला, एक पर्टिकुलर कंटेनर में दो चीजें हैं, ए एंड बी, सबको क्लियर है, ठीक। इनके जो अमाउंट होंगे उस सॉल्यूशन में उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन, यानी कि द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। यानी कि सॉल्यूट के और जो सॉल्वेंट का जो अमाउंट होता है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उसी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन, ठीक।
अब जैसे कि चिंटू की मम्मी ने चिंटू से बोला कि जा बेटे जाके मार्केट से जरा जाके 50 ग्राम चीनी ले आ, ठीक। तो उन्होंने उसको बोला कि जाके 50 ग्राम, तो यानी कि उन्होंने उस चीनी को मास के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट किया? मास। उसी तरह से कंसंट्रेशन को कई तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। वन ऑफ द हम जो कॉमन लाइफ में यूज करते हैं वो मास यूज करते हैं, जाके 10 ग्राम चीनी ले आ, 10 लीटर दूध ले आ, वॉल्यूम यूज करते हैं। तो सबसे बेसिक से आपके सामने मास परसेंटेज। ओके, अब मास परसेंटेज क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर आप कोई 100 ग्राम का सॉल्यूशन लोगे तो इसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है, इसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मास परसेंटेज। निकालने के लिए वही पुराना बेसिक्स फॉर्मूला कि अगर इसका परसेंटेज निकालना है जैसे बचपन में यूज करते थे तो मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इनटू 100। यानी कि जिस भी कंपोनेंट का आपको मास परसेंटेज निकालना है उसका ऊपर मास लेना है, बाकी टोटल सॉल्यूशन का नीचे इनटू 100। आपने कहा ओके, ये तो बहुत ही बेसिक्स है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा यहां पे ये वर्ड क्या लिखा है। आपको क्वेश्चंस में ऐसे डील करने आएगा, बोलेगा 10% W/W ऑफ NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन। जब भी चीजों को मास के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है तो बच्चों उसको W/W बोलते हैं। क्या बोलते हैं? W/W। तो जब भी आपको बोलेगा 10%, तो आप तुरंत हमेशा उसको मान लेना कि वो जो सॉल्यूशन था वो आपका 100 ग्राम का था। कितने ग्राम का था? 100 ग्राम का। आपने कहा ओके सर, अगर इसमें एक्वस सॉल्यूशन बोलने का मतलब है बच्चों कि जो आपका सॉल्वेंट होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो कौन होगा? वाटर। यस और नो। और जो सॉल्यूट होगा वो कौन होगा? NaCl। जब तक आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी आप चीजों को एनालाइज नहीं कर सकते। बच्चों बात को ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला एक्वस सॉल्यूशन पढ़ते ही आप समझ गए कि सर जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा, उसमें हमने NaCl डाला, ठीक। वो भी कितना डाला? 10%। 10% W/W का मतलब है कि हमने उसको मास के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया और मास को ग्राम्स के टर्म्स में बोलते हैं। ओके, ठीक। तो अब NaCl 10% है तो 100 का 10% कितना होता है बच्चों? सबको पता है, कट के कितना हो गया? 10 ग्राम। कितना हो गया? 10 ग्राम। यानी कि इस सॉल्यूशन में 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaCl है। तो अगर 100 में से 10 को माइनस कर देंगे तो बचा कितना? 90 ग्राम। तो 90 ग्राम क्या है बच्चों? वाटर। ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। बच्चे सोचते हैं कि जो वाटर है वो 100 ग्राम है। ना 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 ना, आपको जब बोलेगा 10% W/W ऑफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन, पहले आप एक्वस से समझ जाओगे कि सर वो वाटर है प्लस उसमें NaCl आपका सॉल्यूट डाला गया है। उस सॉल्यूशन में 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 10% अगर सॉल्यूट है तो बाकी 90% आपका सॉल्वेंट। मतलब इसका 10% 10 ग्राम आपका NaCl है तो 90 ग्राम आपका क्या होगा? वाटर। ये इसे कहते हैं वर्ड्स को समझना और मेन होगा आपके लिए फॉर्मूला। तो पहले इसको नोट करिए, नेक्स्ट में आपको जो है वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में बताता हूं। हरे आप इसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों जिस तरह से चिंटू की मम्मी ने उससे वो जब चीनी मंगवानी थी तो चीजों को मास के टर्म्स में बोला, अब उनको दूध मंगवाना है तो वो क्या बोलेंगे? जा बेटे 2 लीटर दूध लेके आ। यानी अब चीजों को उन्होंने किस पे रिप्रेजेंट किया? वॉल्यूम में, ठीक है। तो वॉल्यूम इज आल्सो वन ऑफ द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन, ठीक है। अब जैसे दो कंपोनेंट्स को मिलाया गया तो उनके कितने कंपोनेंट्स उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में होंगे, यही होता है वॉल्यूम परसेंटेज। यानी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ए का कितना वॉल्यूम है और बी का कितना वॉल्यूम है, वही होता है वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक। तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 ml। जब हम उसको 100 ml के टर्म्स में प्रेजेंट करते हैं कि हमने सपोज कर लिया ये 100 ml का सॉल्यूशन है तो ए का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है और बी का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, वही होता है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे ए का निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? V/V से, ठीक है बच्चों। अब वर्ड्स को ऐसे समझना है जैसे बोला 10% V/V ऑफ इथेनॉल इन वाटर। ओके बच्चों, तो V/V का मतलब चीजों को वॉल्यूम्स में ले रहा है, ठीक। तो आपने सपोज कर लिया कि वो 100 ml का सॉल्यूशन है तो 10% का मतलब अभी बताया ना मैंने, 100 का 10% यानी कि 10 ml, यानी कि बच्चों 10 ml, या मैं इसको अच्छे से लिख दूं 100 इंटू 10/100 यानी कि 10 ml आपका इथेनॉल होगा, बाकी 90 ml कौन होगा बच्चों? वाटर। ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए, बहुत ही बेसिक्स है। अब ये एक ये हो गया। सिमिलरली इसका नेक्स्ट एक और वे ऑफ है, इसको भी नोट कर लीजिए, तो वो भी नेक्स्ट लिखते हैं हम। अरे आप इसको भी नोट अप कर लीजिए। तो गाइस अभी तक हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को मास के टर्म्स में लिया,
सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को वॉल्यूम के टर्म्स में लिया। बट लास्टली हम एक और तरीके से ले सकते हैं कि सॉल्यूट हमारा मास के टर्म्स में हो और सॉल्वेंट हमारा वॉल्यूम के टर्म्स में हो, तो उसको हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इट मींस मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी बच्चों आपको ऐसे W/V करके दिया हो तो आप समझ जाना कि जो सॉल्यूट है वो मास के टर्म्स में है और जो सॉल्वेंट है वो वॉल्यूम के टर्म्स में है। तो फॉर एग्जांपल 10% W/V NaCl इन इथेनॉल का मतलब कि आपने सपोज कर लिया कि वो 100 ml का सॉल्यूशन है, तो 10% का मतलब पीछे बताया ना कि उसका सिर्फ 10 ग्राम NaCl होगा। तो W/V का मतलब ऊपर वाला जो होगा वो मास के टर्म्स में होगा और जो सॉल्वेंट वाला होगा वो किसके टर्म्स में होगा, ml के टर्म्स में हो गया। ओके बच्चों, तो हमने सीखा मास बाय मास, हमने सीखा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अब हमने सीखा मास बाय वॉल्यूम, तो इसको भी नोट कर सकते हो आप। ठीक है बच्चों, ठीक। तो गाइस हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मास के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को वॉल्यूम के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। ठीक, तो यानी कि आप समझ गए कि सर सॉल्यूट सॉल्वेंट मास में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है। ठीक सर, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है 5/मिलियन। सर ये कब यूज करेंगे, ये हम तब यूज करते हैं जब हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट के टर्म्स में बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, वेरी लेस क्वांटिटी। ठीक, when the amount of solute is present in very small amount, तब हम इसको यूज करते हैं 5/मिलियन। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि अगर आप सपोज करो सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट है तो सॉल्वेंट सॉल्यूट के मुश्किल से 1 2 3 4 पार्ट होंगे, तो 5/मिलियन। यानी जब उसका 1 मिलियन पार्ट होगा तो इसके कितने पार्ट्स प्रेजेंट है, वो बहुत ही कम होंगे, इसीलिए इस चीज को यूज करते हैं 5/मिलियन। ठीक है, तो आप देखिए 5/मिलियन को निकालना कैसे है सर, जैसे मास परसेंटेज निकालते थे, मास कंपोनेंट ऑफ A अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। बस आपको करना क्या होगा, 10 की पावर 6 से क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई। जैसे एक छोटा सा आप नीचे क्वेश्चन देख सकते हो, a little of sea water weighs this contains this O2, आपको निकालना क्या है 5/मिलियन। तो 5/मिलियन ऑफ O2 क्या हो जाएगा बच्चों, मास कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीजन, मास कंपोनेंट ऑफ O2 अपॉन टोटल मास इनटू 10 की पावर 6। O2 का मास कंपोनेंट कितना दिया है बच्चों, क्लियरली आप देख सकते हो 6 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन टोटल मास कितना है इसका सॉल्यूशन को 1030 इंटू 10 की पावर 6। सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको सॉल्व करने में इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.8 पार्ट्स/मिलियन। सर इसका यूज क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब चीजें बहुत छोटे अमाउंट में आती है तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करने पे एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आती है 5.8, तो बोला 5/मिलियन। 5/मिलियन बोलने से ये समझ में आ गया कि अगर आपने सॉल्यूशन को 1 मिलियन पार्ट लिया है तो यहां पर जो सॉल्यूट का पार्ट है वो 5.8 है। मतलब यहां पर कहने का सेंस ये है कि इसका कहने का सेंस ये है बच्चों कि 1 मिलियन पार्ट्स में सिर्फ 5.8 पार्ट्स है सॉल्यूट के। नोट इट डाउन। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, जिसका नाम है मोलैरिटी। क्लास 11 में भी आप पढ़ चुके हो, बट मोलैरिटी है क्या। ठीक, अभी तक हम चीजों को मास के टर्म्स में ले रहे थे, वॉल्यूम के टर्म्स में ले रहे थे, लेकिन अब जो हम मेजरमेंट करेंगे मोल्स की, किसकी करेंगे, मोल्स। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर। तो आप बोलोगे सर अभी तक हम सॉल्यूट को मास में ले रहे थे, वॉल्यूम के टर्म्स में ले रहे थे, ग्राम में ले रहे थे, एमएल में ले रहे थे, ये मोल्स कहां से आ गया। आप देखो बच्चों, जब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट डालते हो, क्या डालते हो, सॉल्यूट, आप सबको पता है उसके जो पार्टिकल्स होंगे उसमें वो एक बहुत ही बड़े अमाउंट में होंगे। किसमें होंगे, बहुत ही बड़े। चलिए पहले मैं आपको मोल्स का मतलब बता दूं, काफी बच्चों को मोल्स का मतलब नहीं पता होगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा चिंटू गया शॉप पे पार्ले जी लेने, उसने अंकल को बोला अंकल जी 2 मोल पार्ले जी दे दीजिए। अंकल जी ने बोला बेटा इधर आ, लगाए 2 थप्पड़, कहा मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। अंकल डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ 2 मोल। उसने क्या बोला, उसने बोला 2 मोल पार्ले जी का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। उसने इतने ज्यादा पार्ले जी मांग लिए। क्या इतने ज्यादा पार्ले जी पॉसिबल था अंकल के लिए देना, उनको पता भी नहीं थी इसकी इंपॉर्टेंस। बट आपको पता है क्या कि कोई भी चीज जो इतने बड़े अमाउंट में होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, उसको बोलते हैं बच्चों 1 मोल। चाहे ये मार्कर हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी इस अमाउंट में होगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों, 1 मोल। इतना क्लियर बच्चों। अब देखिए जब हम इसमें सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूट की क्वांटिटी इसमें इतनी ज्यादा होती है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने ज्यादा, मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा, जैसे क्लास 11 में पढ़ा था किसी भी के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस इतने ज्यादा अमाउंट में होते हैं कि उनको एक्सप्रेस करने के लिए एक वर्ड बनाया जिसको बोला हमने क्या, मोल्स। यस और नो बच्चों।
ठीक। तो अब कुल मिला के मोलारिटी का जो फॉर्मूला होगा कि सर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में, यानी कि जो भी लीटर के टर्म्स में लेना है, किसके टर्म्स में, लीटर, यानी मोलारिटी क्या होती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, क्या है, कितने नंबर ऑफ मोल्स। इसकी यूनिट जो होती है बच्चों, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये हो गया मोल, ये हो गया लीटर। यस और नो बच्चों, अगर ये एमएल में होगा तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना होगा, 1000 से डिवाइड, मैं लिख देता हूं यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर बच्चों वॉल्यूम जो है वो आपका एमएल में है तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, यानी ऊपर 1000 आ जाएगा। इतना क्लियर बच्चों, ठीक। तो अगर जैसे कहीं पे ये लिखा हो, अगर कहीं पे ये लिखा हो कि 1 m Na2CO3, इसका मतलब क्या, 1 m Na2CO3, इसका मतलब है Na2CO3 के 1 मोल ऑफ Na2CO3 इज प्रेजेंट इन 1 liter of solution. Yes or no बच्चों, 1 mole of Na2CO3 is present in 1 liter of solution. और 1 mole का मतलब मन में याद रखना है 6.023 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स Na2CO3 के 1 लीटर में होंगे। समझ में आया बच्चों? इसको नोट करिए, इसका एक क्वेश्चन कराते हैं। अरे आप इसको नोट करिए, इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। तो गाइस आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, 2.46 ग्राम ऑफ NaOH जिसका मोलर मास दिया हुआ है आर डिसॉल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन के स्टार्ट करने का तरीका, आपने एक ऐसे बॉक्स बना लिया, ठीक। आपसे बोला 2.46 ग्राम NaOH क्लियर इज डिसॉल्व इन, ये हो गया आपका सॉल्यूट, किस में डिसॉल्व किया गया इसको, इस डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि आपको इसमें किस में डाला गया इसको, वाटर में। तो वाटर क्या हो गया आपके लिए, सॉल्वेंट। इसका जो वॉल्यूम दिया गया है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। आपसे मोलैरिटी पूछा है, तो बच्चों वर्ड्स को आपने समझ लिया। सेकंड है, आपको क्या लिखना होगा बच्चों, फॉर्मूला। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यस और नो बच्चों? तो मोल्स निकाल लो सॉल्यूट के, वॉल्यूम निकाल लो सॉल्यूशन का, काम खत्म। अब देखिए एक एक करके सारी चीजों को ढूंढते हैं। आपको अगर मोल्स चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो क्वेश्चन में गिवन होगा अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्लियर बच्चों? अगर आप देखो सॉल्यूट का गिवन मास कितना है, 2.4, ठीक है बच्चों, 2.4 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो वो कितना है, 40 ग्राम पर मोल, ठीक है बच्चों। सॉल्व करेंगे तो 2.4 अपॉन 40, इसको सॉल्व करने पे आई थिंक ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 100। आई थिंक इसको सॉल्व करने पे 0.06 समथिंग आएगा बच्चों। कितना आएगा, 0.06, ठीक है। तो आई थिंक 0.06 मोल। इतना क्लियर बच्चों? ये आ रहा है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इतना क्लियर? बात करें बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, जो कि आपको किसमें चाहिए, लीटर में। तो आपने कहा सर 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो सेंटीमीटर क्यूब की जगह आप इसको क्या लिख सकते हो, ml, और ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड। यस और नो बच्चों? यानी कि 1/10 लीटर हुआ ये। क्लियर इतना? अब सब उठा के रख दो कहां पर, फॉर्मूला में। यानी कि जो आपकी मोलारिटी होगी, तो मोल्स कितने हैं बच्चों, 0.06 अपॉन वॉल्यूम कितना है, 0.1। इतना क्लियर बच्चों? यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.6 कैपिटल M। क्लियर बच्चों? कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने में आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखा, मोलारिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपने मोल्स निकाल दिया। मोल्स कैसे निकालते हैं सर, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और सिंपली वॉल्यूम से क्या कर दिया, डिवाइड। वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। नोट इट डाउन बच्चों। क्लियर गाइस? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्या, कि मोलारिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। अब बच्चों आपने देखा होगा कि जो मोलारिटी का फॉर्मूला था उसमें जो आप देखोगे तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी मोलारिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा था।
अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वॉल्यूम ऑब्वियसली बात है चेंज करेगा, या बढ़ेगा या घटेगा। यस और नो बच्चों? तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा तो मोलैरिटी भी साथ ही साथ क्या होगी? चेंज। तो मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर, इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है? वॉल्यूम पे। तो अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज करेगा, सिमिलरली क्या चेंज करेगी? मोलैरिटी। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ जो नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है हमारा मोलैरिटी। सर ये क्या होता है? जिस तरह से मोलैरिटी था कि हमने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में हमने मोल्स की मेजरमेंट की थी, उसी तरह से एक स्पेसिफिक अमाउंट, यानी कि अगर हमने सॉल्वेंट के 1 kg को लिया, उसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसकी मेजरमेंट की, तो हमने उसको नाम क्या दिया? मोलैरिटी। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 1000, यानी कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट है। मोलैरिटी में क्या था? एक वॉल्यूम सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है, इसमें क्या है? 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों मोलैरिटी का, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों स्मॉल m से। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बच्चों मोल्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अब हमें डील अप करना है मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल से, और उनका अमाउंट बहुत ही ज्यादा होता है। तो इतने बड़े अमाउंट को डील करने के लिए हमने कौन से वर्ड्स को यूज किया? मोल्स का। ठीक, तो जब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में जब हम मोल्स को मेजर करते हैं उसे मोलैरिटी कहते हैं। जब स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ केजी में हम मोल्स को मेजर करते हैं उसे मोलैलिटी बोलते हैं। आई अगेन रिपीट बच्चों, जब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में हम मोल्स को मेजर करते हैं तो उसे मोलैरिटी कहते हैं, और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ केजी में हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मेजर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया बच्चों। अब अगर हम यहां पर बोले कि जैसे कोई भी चीज अगर हम ले ले 1, जैसे हमने लिख लिया 1m Na2CO3, अगर यहां पे ले लिया, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये 1 मोल ऑफ Na2CO3 इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यस और नो बच्चों? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मैंने बोला 0.1 m Na2CO3, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? 0.1 मोल ऑफ Na2CO3 इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक बच्चों, और मोल का मतलब आप समझ गए ना? 6.023 into 10 की पावर 23। और मोल को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके थे, आप उसको ग्राम्स के टर्म्स में भी ले सकते थे, वो तो आपको मोल कंसेप्ट में पढ़ना होगा। फिलहाल अभी इसको इतना नोट करिए तो आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन करा है। और एक स्पेसिफिक पॉइंट और बता दो बच्चों कि जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करती, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे इसमें से ना नंबर ऑफ मोल्स में फर्क पड़ेगा ना मास ऑफ सॉल्वेंट में फर्क पड़ेगा। तो टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से मास ऑफ सॉल्वेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पे, तो मोलैरिटी भी चेंज नहीं करेगी। तो आप यहां स्टार रेटिंग लगा के लिख सकते हैं कि मोलैरिटी डज नॉट चेंजेस विथ टेम्परेचर। इसको भी नोट कर लीजिएगा बच्चों साथ में। इसीलिए ज्यादातर चीजों में मोलैरिटी के बजाय मोलैलिटी का यूज होता है, क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करती। इसको नोट करिए तो एक अच्छा सा क्वेश्चन करा है। तो गाइस अब मोलैरिटी पे क्वेश्चन तो बनता है भाई, ठीक है। तो गाइस मोलैरिटी का एक क्वेश्चन करते हैं। लिखा है 2.5 ग्राम ऑफ CH3COOH इज डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो सबसे पहले हमें पता है कि एक बॉक्स बनाना है, ठीक। उसमें बोला है 2.5 ग्राम CH3COOH है, ठीक। 75 ग्राम बेंजीन है। अब आप क्लियरली बता सकते हो बच्चों ये आपका सॉल्यूट होगा और ये क्या होगा? सॉल्वेंट। जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट। बच्चों निकालना मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लिया। मोलैरिटी क्या होती है बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किसमें लेना है बच्चों? केजी में। बस कहीं से मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो, आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्यूट के मोल्स निकालते हैं। किसी को मोल्स का फॉर्मूला नहीं पता तो बार बार अब रिपीट हो रहा है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट जो आपको गिवन रहेगा, क्या रहेगा? गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक बच्चों, अब देखिए सॉल्यूट यहां पर है CH3COOH, इसका गिवन मास कितना है? 2.5, तो 2.5 रखा।
मोलर मास की बात करें बच्चों तो CH3COH का मॉलिक्यूलर मास चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं। तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 into 3 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 प्लस 1 सॉल्व करोगे बच्चों तो ये 60 आएगा। कितना आएगा? 60। यानी मॉलिक्यूलर मास नंबर इसका क्या कहते हैं आपका CH3COH का होता है 60। ये ग्राम में, ये ग्राम पर मोल में, ग्राम ग्राम कट गया यानी कि 2.5 अपॉन 60 मोल आएगा आपका आंसर। ये कटेगा, ये अगर 5 से काटेंगे तो 5 5 जा 12 जा, इसको काटेंगे तो 120। ठीक बच्चों, ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन ये हो जाएगा 24। यानी कि बच्चों इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिटरली 0.04 समथिंग है। कितना आएगा? 0.04 मोल। इतना क्लियर? आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको 0.04 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत ही क्लियर सी बात है बच्चों, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट क्लियरली दिया हुआ है 75 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो दिया है 75 ग्राम्स। आपको किस में चाहिए? केजी में। तो 1000 से क्या कर दीजिए? डिवाइड। क्लियर गाइस? ओके, अब उठा के सब ऊपर फॉर्मूले में रख दीजिए। तो कुल मिला के जो मोलालिटी हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी बच्चों? मोलालिटी वो कितनी हो जाएगी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। तो जो मोलालिटी हो जाएगी बच्चों, मोल्स कितने हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके आई थिंक आए 0.04 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा है? 75 अपॉन 1000। इसको सॉल्व कर लोगे, ये आपका आंसर होगा, और यूनिट में स्मॉल m। क्लियर गाइस? नोट इट डाउन। हे गाइस, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। आई थिंक आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। तो गाइस मुझे लग रहा था वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैंने नॉर्मलिटी और बाकी सब टॉपिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में डाला है। तो अगर आपको उसके अपडेट चाहिए होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।